पूरा कोड यूज नहीं कर पाओगे। चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सॉरी माफी चाहता हूँ डिस्टर्बेंस के लिए, एक्चुअली थोड़ा सा कैमरा जो है हिल गया है एकदम से। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट कर दिया था कल, and in this chapter 3 what we have discussed till now, that we have discussed about the meaning of reconstitution of partnership firm and moreover साथ साथ कि किन किन कारणों से what are the various causes of reconstitution of partnership firm, how to calculate gaining and sacrifice ratio, and thereafter we have discussed about the meaning of goodwill, features of goodwill and factors affecting the goodwill। इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग अपनी क्लास में स्टार्ट करेंगे व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल। सो वन बाय वन करके हम मेथड्स के बारे में देखेंगे और ये क्लास करीब करीब 40 मिनट में चलने वाली है। तो आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। और अगर कहीं भी डाउट आता है तो प्लीज आप जो है डायरेक्टली लाइव चैट भी ऑन कर रखी है तो आप मैसेज सेंड कर सकते हैं ताकि मैं उनको देखने के बाद रिप्लाई कर सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए गुडविल की वैल्यूएशन है क्या, अगर मैं बात करूं तो एक बार स्टार्ट करने से पहले मैं फिर चाहता हूं एक बार मैसेज कर दीजिए। देखिए आपको बोर्ड क्लियर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर क्लियर दिखाई दे रहा है तो ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूं, अदरवाइज मैं इसको और एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं। ओके, थैंक यू वेरी मच। चलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अंदर हम लोग देखते हैं हमारे पास बेसिकली बेटा 3 मेथड्स हैं गुडविल को वैल्यू करने के, 1, 2 और ये 3। इन 3 मेथड्स के बारे में हम वन बाय वन करके आज डिस्कस करेंगे। पहला मेथड जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। आप साथ साथ अगर नोट्स बनाना चाहें तो बना लें। एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। हमारा कैपिटलाइज मेथड। तीनों में से सबसे पहले जो बात डिस्कस होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है बेटा। देखिए सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं तो एवरेज प्रॉफिट की। एवरेज प्रॉफिट की अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि एवरेज प्रॉफिट क्या है तो सिंपली आप इसको इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि जितने भी नंबर ऑफ इयर्स हमें दिए हैं, 5 साल 7 साल के प्रॉफिट दिए, उन प्रॉफिट्स को आप जोड़ें और नंबर ऑफ इयर्स से उसको डिवाइड करा दें तो आपके पास एवरेज इस मेथड में उसके बारे में समझते हैं। दे रखे हैं कितने नंबर ऑफ इयर्स के लिए प्रॉफिट दे रखे हैं, डिवाइडेड बाय n नंबर ऑफ इयर्स, n नंबर ऑफ इयर्स। दिस इज आवर एवरेज प्रॉफिट। लेकिन हम इसमें एवरेज प्रॉफिट ही क्यों लें, बात यहां पर आकर रुकती है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड है तो क्या हम इसमें एवरेज प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। तो इस एवरेज प्रॉफिट लेने का पर्पस क्या है, व्हाई वी आर टेकिंग द एवरेज प्रॉफिट, व्हाई वी आर टेकिंग एवरेज प्रॉफिट्स। क्वेश्चन ये है मेरा हमारा, तभी हम गुडविल के वैल्यूएशन को समझ पाएंगे। देखिए एवरेज प्रॉफिट्स हम क्यों लें इसके अंदर, क्योंकि हर एक बिजनेसमैन, हर एक पार्टनर, हर एक ओनर ये जानना चाहता है कि अगर वो किसी भी फर्म में एंट्री करता है या कोई फर्म की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना चाह रहा है तो ये देखना चाहता है कि पास्ट ईयर्स में उस फर्म ने कितने प्रॉफिट्स कमाए हैं। क्योंकि हम एवरेज प्रॉफिट जब करते हैं तो बेसिकली दैट इज बेस्ड ऑन द पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। अगर पास्ट ईयर प्रॉफिट्स के बेस पर हम ये जज कर पाते हैं कि फर्म जो है प्रॉफिटेबल सिचुएशन में है और एवरेज प्रॉफिट बेसिकली हमें मिल रहे हैं, तो उन एवरेज प्रॉफिट के बेस पर हम पास्ट ईयर एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हुए ये जज कर पाते हैं कि फ्यूचर में हम कितना प्रॉफिट एवरेजली कमाएंगे। और एवरेजली प्रॉफिट कमाने के पर्पस से ही हम इसको
एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन में डालते हैं। एवरेज प्रॉफिट मेथड में जो एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है उसका रीजन बेसिकली क्या है कि एक पार्टनर, एक फर्म ओनर ये जानना चाहता है कि आने वाले समय में फर्म को कितना प्रॉफिट होगा, कितना वो प्रॉफिट अर्न करेगी, तो वो इनसे पता लगता है। इसीलिए हम एवरेज प्रॉफिट इस पार्टिकुलर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड में कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर बात आती है गुडविल कैसे निकाली जाती है, तो उनका मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप जो मैं क्लियरेंस दूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप क्लियरेंस को नोट करके चलिए। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा इसके अंदर वो होता है बेटा, अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट डायरेक्टली दिए हैं देन देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट ना देकर प्रॉफिट्स दे रखे हैं और मुझे एवरेज निकालना है, तो वी विल कंसीडर द फोर बेसिक एलिमेंट्स, फोर बेसिक एडजस्टमेंट्स जिनको हम प्रॉफिट्स में करके चलते हैं ताकि हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट्स आ जाए। एक्चुअल प्रॉफिट आने के बाद हम लोग क्या कैलकुलेट करके चलते हैं बेटा, गुडविल की वैल्यूएशन करके चलते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ actual profits if adjustments are there, if adjustments are there, अगर एडजस्टमेंट्स हैं तो हम इसकी वैल्यूएशन कैसे करेंगे उसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो आपको मैं छोटी सी टेबल बना के दे रहा हूं, आप इस टेबल को नोट करिएगा ताकि आप इन क्वेश्चंस को करते वक्त गड़बड़ ना करें, दिक्कत ना आए आपको। देखिए इस टेबल में आप सबसे पहले लिख लीजिए, मान लीजिए मेरे पास 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर, 3 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। यहां मैं पार्टिकुलर्स लिख देता हूं, यहां गिवन प्रॉफिट्स में लिख रहा हूं जो मुझे प्रॉफिट्स दे रखे हैं। इनमें मैं जो एडजस्टमेंट करके चलूंगा वो एडजस्टमेंट क्या रहेगी, बेसिकली पहली एडजस्टमेंट रहेगी मेरी, इफ देयर इज abnormal loss तो add it back in respective year, in respective year। बेटा इसका मतलब क्या है कि हमारे फॉर्म में बहुत सारे लॉसेस, बहुत सारे ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती है जो अबनॉर्मल नेचर की हो, जैसे कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय थेफ्ट, इंसिडेंट पेमेंट। ऐसे जो पेमेंट्स हैं, ऐसे जो लॉसेस हैं वो अबनॉर्मल कंडीशंस में कंसीडर किए जाते हैं, बिजनेस के रेकरिंग जो है एक्टिविटीज में नहीं कंसीडर की जाती। तो ऐसी एक्टिविटीज हमने जो कि नेट प्रॉफिट जब हमने कैलकुलेट किया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर, तो हमने माइनस कर दिया होगा, और अगर हमने वो माइनस कर दिया होगा तो उससे हमारा उस पार्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। इसीलिए इसको हम क्या करने वाले हैं बेटा, ऐड बैक करने वाले हैं। इसको हम ऐड बैक कर देंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा जो रेकरिंग एक्टिविटी से हुआ है भाई। तो जिस भी ईयर में ये हुआ है उस ईयर में, मान लीजिए फर्स्ट ईयर में दिक्कत आई, हमने लॉस घटा रखा है, मैं इसको यहां प्लस कर दूंगा। इनमें मैं फिर बताऊं कि अगर मैं ऐड करूंगा तो कौन-कौन से एलिमेंट लेता हूं, बेसिकली जैसे लॉस बाय फैक्ट, इसमें हम तीनों एलिमेंट डाल देते हैं, फायर, एक्सीडेंट एंड थेफ्ट। तो ये प्लस कोई इंसिडेंटल इवेंट जिसकी वजह से मुझे कोई लॉस हो गया हो, जैसे कि मुझे कंपनसेशन एकदम पेड करना पड़ा एम्प्लॉय को, उसने वीआरएस ले लिया और मुझे अचानक उसको एक लमसम पेमेंट करनी पड़ी जो कि मुझे एक्सपेक्टेड नहीं थी। तो ऐसा इंसिडेंटल पेमेंट भी हम जो है इसके अंदर क्या कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे, वापस ऐड को करके चल पड़ेंगे। तो ये जो है पहला पॉइंट है एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालने के लिए, जो हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं बेटा, एक्चुअल प्रॉफिट्स निकालने के लिए। यदि एडजस्टमेंट्स दे रखी है तो ये एडजस्टमेंट का हमारा पहला पॉइंट है कि अगर अबनॉर्मल लॉस हो तो उसको हम क्या करते हैं, वापस ऐड कर देते हैं उस रिस्पेक्टिव ईयर में जिसमें से हमने उसको माइनस कर रखा था। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ आई एम राइटिंग द सेकंड पॉइंट। व्हाट इज सेकंड पॉइंट, जरा देखिए एक बार, नीचे तक विजिबिलिटी है तो मैं यहां लिख देता हूं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मेरा बेटा अब नॉर्मल इनकम
अगर कोई अबनॉर्मल इनकम है, ऐसी इनकम जो बिजनेस के रैकरिंग नेचर की नहीं है, बिजनेस के ऑपरेशन से नहीं है, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर मैं बात करूं एग्जांपल के तौर पे तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमने क्या किया होगा बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दौरान इसको हमने ऐड कर दिया होगा। अब ये अगर ऐड करते तो उससे मेरा प्रॉफिट जो वो इंक्रीज हो गया होगा और वो एक्चुअल प्रॉफिट शो नहीं कर रहा है, तो इसको मैं क्या करके चलूंगा, इट विल बी लेस बैक, इसको वापस से मैं जो है लेस कर दूंगा फ्रॉम रिस्पेक्टिव ईयर, फ्रॉम रिस्पेक्टिव ईयर, जिस भी ईयर में से, मान लीजिए सेकंड ईयर में मैंने इसको प्लस कर रखा था तो यहां से मैंने इसको माइनस कर दिया। तो ये मेरा सेकंड पॉइंट है एडजस्टमेंट का। अगर कोई अबनॉर्मल इनकम हो तो उसको हम लोग क्या करके चलते हैं, माइनस करके चलते हैं, क्योंकि वो हमने ऐड कर रखी होगी प्रॉफिट्स निकालते हो, जबकि मुझे चाहिए यहाँ पर क्या, एक्चुअल प्रॉफिट्स। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर वापस लेस कर रहा हूँ। दो पॉइंट हुए हमारे बेटा अबनॉर्मल के बारे में। अब मैं नेक्स्ट दो पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ पर तुम लेकर चार पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया अबनॉर्मल लॉस का, दूसरा हमने डिस्कस किया अबनॉर्मल इनकम का। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि बिजनेस से रिलेटेड है, जिसने कि अगर नोट कर लिया होगा आई होप सो। चलिए इसको थोड़ा सा मैं रब कर देता हूँ, यहां से हो गया। पॉइंट नंबर थर्ड, नॉर्मल एक्सपेंस। अगर बिजनेस में कोई नॉर्मल एक्सपेंस है जिसको कि अब तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया, जैसे कि रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, पार्टनर्स की सैलरी, या इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द गुड्स, जो कि अब तक हमने कराया नहीं लेकिन हमें कराना पड़ेगा, तो ऐसे जो खर्चे हैं बेटा, इसमें हम बात करें रेम्यूनरेशन या इंश्योरेंस प्रीमियम, इस तरीके के खर्चे जो हैं वो हमारे बिजनेस के रूटीन के एक्सपेंस होते हैं, यानी कि हमें वो रेकरिंग बेसिस पर कराने होते हैं, करने होते हैं। तो ऐसे खर्चे अगर अब तक अगर हमने घटाए नहीं है तो इनको हम क्या करके चलेंगे बेटा, लेस करके चलेंगे फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ईयर, फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ईयर। अगर पार्टिकुलर ईयर की बात की तो उस ईयर में से, अदरवाइज इट इज टू बी अज्यूम दैट कि अगर हमने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया अब तक, तो इसका मतलब है सभी ईयर्स में से हमने इनको रिकॉर्ड नहीं किया है, तो सभी ईयर्स में से हमको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटिव आप कर सकते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट आए इस ट्रांजैक्शन को किए बिना, जो एवरेज प्रॉफिट आए उस एवरेज प्रॉफिट में से आप पार्टिकुलर एक ईयर के टोटल एक्सपेंस माइनस कर दीजिए, ताकि आपका जो है एवरेजली वो माइनस हो जाए। थर्ड पॉइंट के बाद फोर्थ पॉइंट है बेटा, नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम, अगर कोई ऐसी इनकम जो बिजनेस के रूटीन एक्टिविटी से हो रही थी और हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं की, एडजस्टमेंट वही तो होती है जो या तो हम लिखना भूल गए, हमने गलत लिख दिया, तो हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं की, तो ऐसी इनकम बिजनेस की जो कि रूटीन की इनकम है तो हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। किसमें, रिस्पेक्टिव ईयर में, जिस भी साल में हमने इसको लिखना भूल गए हैं उस साल में इसको वापस से ऐड करके चलेंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट से आ जाएंगे। और एक्चुअल प्रॉफिट आने के बाद हम लोगों ने करना क्या है बेटा, इनका टोटल कर देना है। ये जो है पार्टिकुलर ईयर में, मान लीजिए मैं थर्ड ईयर में इसको लिखना भूल गया, थर्ड ईयर में मैं लिख दूंगा और उसके बाद हमें इनका टोटल कर देना है। टोटल करने के बाद ये जो मेरे पास वर्ड टोटल आया इनका इंडिविजुअल प्रॉफिट्स और एक्चुअल प्रॉफिट्स आने के बाद स्टेप नंबर 2 पर मैं चल पड़ूंगा। स्टेप नंबर 2 होगा कैलकुलेशन ऑफ एवरेज, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। फिर से रिपीट करूं, इसमें मैंने चार पॉइंट डिस्कस किए। पहला, अबनॉर्मल लॉस अगर है तो मैं ऐड कर दूंगा, अबनॉर्मल इनकम अगर है तो मैं माइनस कर दूंगा, नॉर्मल इनकम है तो मैं प्लस कर दूंगा, नॉर्मल एक्सपेंस है तो मैं माइनस कर दूंगा रिस्पेक्टिव ईयर्स में से। तो मेरे पास निकल आएगा एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट आने के बाद मैं चलता हूं बेटा स्टेप नंबर, कैसे निकालते हैं इसके अंदर, स्टेप नंबर 2 पर मैं चलता हूं। स्टेप नंबर 2 है मेरा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए मैंने जो इससे पहले निकाले, क्या कैलकुलेट किया था हमने, एक्चुअल प्रॉफिट्स, तो मैं उनका सम कर लूंगा बेटा, सम ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स, सम ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स डिवाइडिंग बाय
नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल के वो प्रॉफिट्स थे, नंबर ऑफ इयर्स, कितने साल के वो प्रॉफिट थे, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कितने साल के प्रॉफिट थे, उनसे मैं इनको डिवाइड करके चलूंगा तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा बेटा। स्टेप नंबर 3 में फॉलो करूंगा गुडविल की वैल्यूएशन के लिए, दैट इज गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स इनटू, हम लिख लेंगे नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ ईयर परचेजेस तो इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ ईयर परचेजेस का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर फर्म आने वाले समय में कितने सालों तक ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि हमने पास्ट इयर्स के बेस पे कैलकुलेट किया है वो कमा पाएगी। अगर मान लीजिए एवरेज प्रॉफिट मेरे पास आ गया 50,000 रुपए और ये नंबर ऑफ ईयर गिवन है 2 इयर्स परचेज, 3 इयर्स परचेज, 5 ईयर परचेज, तो इस 2 ईयर परचेज, 3 ईयर परचेज, 5 ईयर परचेज का मतलब है जो ये एवरेज प्रॉफिट है इतने प्रॉफिट फर्म आने वाले समय में भी कमा लेगी, ऐसा हमारा जो है अजम्पशन है ऑन द बिहाफ ऑफ द पास्ट प्रॉफिट्स, पास्ट एवरेज प्रॉफिट्स। अगर पास्ट एवरेज प्रॉफिट्स हमें बताते हैं कि अगर फर्म एवरेजली 50,000 रुपए प्रॉफिट कमा रही है तो हम ऐसा मानते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेजेस के बेस पे कि आने वाले समय में इतने समय तक फर्म इतना प्रॉफिट तो जरूर कमा लेगी। तो ये 3 स्टेप हमने इसमें फॉलो किए बेटा। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या था, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स। नंबर 2 के इसके हम एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी बुक से, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप लोगों से डिस्कस करूंगा, एग्जांपल्स आप लोग खुद पढ़ लेंगे। चलिए चैप्टर 3 का हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर मैं छोटी सी बात और ऐड करूं तो बेटा आप इसमें ये ऐड करके चलें कि एवरेज प्रॉफिट मेथड जो है वो बेसिकली इसमें 2 मेथड हम शामिल करते हैं। एक तो करते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा मैंने करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये दो मेथड हम इसमें शामिल करके चलते हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो चलिए कैसे हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं देखते हैं अपनी बुक से। मैंने आपको बताया कि बुक जो है डीके गोयल सर की रहेगी, आप इस बुक में से जो है पार्टिकुलरली क्वेश्चन ओपन करिए। क्वेश्चन रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 में करवा रहा हूं। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कि अगर मुझे गिवन है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 इयर्स परचेज, a purchase of average profit last 5 years, the profit of the last 5 years were as follows। मुझे गुडविल की कैलकुलेशन करनी है 4 साल के परचेज के बेसिस पर। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस मुझे गिवन है इसमें कितना, 4, 4 साल के परचेज के बेस पे, और कह रहा है कि एवरेज प्रॉफिट आपने जो निकालने हैं वो एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करने हैं लास्ट 5 इयर्स के बेसिस पर, लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट्स और लॉसेस के बेसिस पर। तो हमें गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। देखते हैं आगे क्या लिखा है। ईयर दिए हैं 2013-14 2 लाख रुपए का प्रॉफिट, 2014-15 3 लाख रुपए का लॉस, 15-16 4.5 लाख रुपए जिसमें कि एक अबनॉर्मल गेन 50,000 रुपए भी इंक्लूडेड है, 2016-17 3.5 लाख रुपए जिसमें कि एक आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस 90,000 रुपए हमने माइनस कर रखे हैं, 2017-18 2,60,000 रुपए। तो बेटा इस तरीके से मुझे 5 साल दिए हैं। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बोर्ड पर लिख देता हूं, आप ध्यान दें एक बार। ओके सर, चलिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। बुक सोर्स डीके गोयल। क्वेश्चन जो है वो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में आखिरी सुनना है नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस मुझे गिवन है, नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस और लॉस, कुछ एडजस्टमेंट भी है बेटा साथ में। तो मैंने आपको क्या बताया पहला स्टेप में, अगर एडजस्टमेंट्स गिवन हो तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका रहेगा कि आप नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो मैं
यहाँ फॉलो कर रहा हूँ। मुझे प्रॉफिट्स किन किन सालों का प्रॉफिट दे रखे हैं देखते हैं जरा। 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17 और एक है 2017-18। मुझे 5 साल के प्रॉफिट दिए हैं यहाँ पर। तो 5 साल के जो प्रॉफिट दिए हैं उनको मैं इस तरीके से लिखता हूँ। अब 5 साल के प्रॉफिट में मुझे दिए कौन कौन से प्रॉफिट जरा वो भी देख लेते हैं। पहले साल में मुझे गिवन है 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। दूसरे साल में मुझे गिवन है 3 लाख रुपए का लॉस पे प्रॉफिट और एक एडजस्टमेंट भी है इसके अंदर, उसको भी देखेंगे बाद में। पहले प्रॉफिट लिख देता हूं। फिर 3.5 लाख रुपए और उसके बाद जो है 2 लाख रुपए, 2,60,000 रुपए ये गिवन है मुझे। अब इसमें एडजस्टमेंट करके चलेंगे बेटा। अब देखिए एडजस्टमेंट सभी प्रॉफिट्स में नहीं थी, ज्यादा नहीं थी, तो आप चाहे टेबल से बनाए चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट करता हूं उस क्वेश्चन को, तो यहां पर मैं एडजस्टमेंट्स कर रहा हूं। एडजस्टमेंट्स क्या रहेंगे हमारे देखते हैं। पहले साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा। दूसरे साल में अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल में भी मेरे पास यहाँ कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लेकिन तीसरे साल में उसने मुझे बताया कि एक अबनॉर्मल गेन एडेड है। तो अबनॉर्मल गेन एडेड तो मैंने आपको बताया था कि अबनॉर्मल गेन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो इस ईयर बेसिस को माइनस कर देंगे। और चौथे साल में मुझे दिया 90,000 रुपए का अबनॉर्मल लॉस, माइनस है ऑलरेडी। तो अबनॉर्मल लॉस को मैंने क्या बताया आपको, क्या कर देंगे, प्लस करके चलेंगे। और लास्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम क्या कोई एडजस्टमेंट यहाँ नहीं लिखते हैं। आइए अब क्वेश्चन को जरा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा, आप इसके ऐड लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें, एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करें कि एक्चुअल प्रॉफिट बनते कितने हैं। ये मेरे एक्चुअल प्रॉफिट्स बनेंगे बेटा इसके अंदर। प्रॉफिट्स तो गिवन थे, उनमें से मैंने एडजस्टमेंट ऐड लेस कर दी, या तो प्लस हुई है या माइनस हुई है। पहले साल में ना प्लस हुआ ना माइनस हुआ, तो 2 लाख एज इट इज मेरा प्रॉफिट रह जाएगा। दूसरे साल में 3 लाख का लॉस है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो -3 लाख एज इट इज मेरे पास लॉस के फॉर्मेट में। तीसरे साल में 4.5 लाख का प्रॉफिट है, 50,000 माइनस हुए हैं, तो 4 लाख रुपए का मेरे पास प्रॉफिट बच जाएगा। नेक्स्ट ईयर में 90,000 प्लस में है 350 में, तो 4,40,000 रुपए मेरा क्या बन जाएगा बेटा, नेट प्रॉफिट बन जाएगा। फिर 2,60,000 में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 2,60,000 रुपए मेरा प्रॉफिट एज इट इज रह जाएगा। ये जो मैंने कैलकुलेट कर लिया बेटा, ये कर लिया एक्चुअल प्रॉफिट्स। अब मैंने आपको बताया था जैसे ही आप एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 पर चलेंगे। स्टेप नंबर 2 मैंने क्या बताया था कि आपको कैलकुलेट करना है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में मैंने फॉर्मूला बताया था, आप क्या लगाएंगे, सम ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड। एक्चुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेटेड, जो आपने एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाले हैं उनका जोड़ डिवाइडेड बाय कितने साल के प्रॉफिट्स है बेटा, ये 1 2 3 4 5 साल के। तो 5 से आप इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इयर्स, तो हमारे पास आ जाएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। जरा जोड़ते हैं, इसमें कितना जोड़ बनता है देखते हैं। 4 और 2 6 और 1 7 लाख, 7 और 4 11 लाख, 11 और 2 13 लाख, 13 और 3 गए 10 लाख। 10 लाख रुपए का बेटा मेरा बना टोटल, डिवाइडेड बाय 5। मेरे पास वैल्यूएशन में क्या आया अमाउंट में। अब 2 लाख रुपए जैसे ही मेरी एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आए तो मैंने थर्ड स्टेप क्या बताया था आप लोगों को, स्टेप नंबर 3 था गुडविल की वैल्यूएशन। गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस। नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस, तो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितने हैं जरा देखते हैं इसमें। मेरे पास गुडविल की कैलकुलेशन में एवरेज प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए, और मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ईयर परचेज मैंने सबसे ऊपर लिखे थे ये 4 साल। तो 4 से मैं इसको मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरी गुडविल कितनी आ जाएगी बेटा, 8 लाख रुपए। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। गुडविल अगर मुझे सिंपल मेथड से निकालनी हो, एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी हो तो कैसे निकलेगी। तो ये 3 स्टेप में मैं काम करूंगा। स्टेप नंबर 1 रहेगा मेरा, यदि एडजस्टमेंट दे रखी हो तो मुझे एक्चुअल प्रॉफिट निकालने पड़ेंगे सबसे पहले, और एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के बाद मैं उनका एवरेज प्रॉफिट निकाल लूंगा और उसके बाद गुडविल की कैलकुलेशन कर लूंगा। क्या हो अगर एडजस्टमेंट्स ना हो, तो सपोज करिए इसमें ये एडजस्टमेंट नहीं है, सपोज करते हैं, तो ये जो प्रॉफिट दे रखे हैं, लॉस दे रखे हैं,
इन्हीं को आप ऐड या लेस कर ले, टोटल कर ले, प्रॉफिट्स जोड़कर लॉस को क्या कर दे, माइनस कर दे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं, फॉर्मूला विल बी द सेम। फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, जो एवरेज प्रॉफिट आया इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेजेस, वही हमारी गुडविल मानी जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आज हम केवल इसी मेथड के क्वेश्चन सीखेंगे और यही क्वेश्चन आप लोगों ने घर से करने भी है। कल एक क्लास और इस पर लेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर, तो एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। अभी एक क्वेश्चन और करा देता हूं जिसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ऐसी हो और एडजस्टमेंट्स ऐसी हो जो कि हमें करनी पड़े। तो उनमें से मैं क्वेश्चन नंबर जो है आपका इसमें से ले लेता हूं, और क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन आप ले सकते हैं इसमें। एक बड़ा सा क्वेश्चन अगर मैं ढूंढूं तो क्वेश्चन नंबर 4 ही ले लेते हैं, ताकि आपको 5th 6th करने में दिक्कत ना आए, 7th करने में दिक्कत ना आए, 8th करने में दिक्कत ना आए। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं इसका क्या है। चलिए मैं बोर्ड को थोड़ा सा रब कर लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को आगे तो ये मैटर लिख रहे हैं हम देखिए। चलिए मैं क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो मैं रीड कर रहा हूं, अपनी बुक से भी आप देख सकते हैं। X purchased the business of Y from 1st April 2019. For this purpose, goodwill is valued at 100% of average annual profits of last 4 years. तो गुडविल निकालने के बारे में क्या कहा बेटा, जरा देखते हैं। सबसे पहले मैं गुडविल का फॉर्मूला लिख देता हूं। गुडविल क्या बताई है, 100% ऑफ एवरेज annual profits of last 4 years, पिछले 4 साल के एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो भी आया है, यानी उसका 100%, यानी जो भी आया है वो हमारी क्या बन जाएगी बेटा, इसमें गुडविल बन जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट इसमें आगे, इसमें लिखा है प्रॉफिट शोन बाय वाईज बिजनेस फॉर द लास्ट 4 इयर्स। वाई के बिजनेस के 4 साल के प्रॉफिट दिए हैं, 31 मार्च 2016, 17, 18, 19। पहले साल में प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट और फिर प्रॉफिट, और पहले 2 साल में एडजस्टमेंट्स भी दी हैं। उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिवील्ड द फॉलोइंग, बुक्स को हमने वेरीफाइड किया और ये प्रॉब्लम्स हमारे सामने निकल कर आई। During the year ended 31st March 2017, a machine got destroyed in accident during and rupees 60,000 was written off as loss in the profit and loss account. एक बात, on 1st July 2017, 2 computers costing rupees 40,000 each were purchased and were debited to traveling expenses account, on which depreciation is to be charged at the rate of 10% per annum on straight line method. Calculate the value of goodwill. बेटा ये हमें क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को हम लोग ठीक करते हैं कि कैसे इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। अगर आप इस क्वेश्चन को समझ पाए तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया व्हाट यू हैव टू डू। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 आपको फॉलो करना होगा बेटा। स्टेप नंबर 1 हमारा क्या रहता है, इफ एडजस्टमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में यदि आपको एडजस्टमेंट दे रखी है तो फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट। तो पहला स्टेप है फाइंड एक्चुअल, आप एक्चुअल प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करें। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको टेबल बताई थी, आप मैं उसका यूज करूंगा क्योंकि मुझे ईयर्स ऑफ प्रॉफिट जो दे रखे हैं उनको ठीक से अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे वो यूज करनी पड़ेगी। कि यहां तक आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड, आई होप सो। चलिए थोड़ा सा इसको आगे कर देता हूं, यहां तक आपको ये बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। इसमें मुझे कितने साल के प्रॉफिट दिए बेटा, मुझे प्रॉफिट दिए टोटल 4 साल के। तो मैं 4 साल के प्रॉफिट्स के लिए 4 कॉलम यहां बना देता हूं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3 एंड 4। ईयर जो दिए हैं वो दिए हैं मुझे 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18 एंड 19 पार्टिकुलर समय दिया है। चलिए यहां पर मुझे सबसे पहले क्या लिखना है बेटा, गिवन प्रॉफिट्स, जो मुझे प्रॉफिट्स गिवन है। अब गिवन प्रॉफिट्स की यदि मैं बात करूं आप लोगों से
तो बताइए कितने प्रॉफिट्स मुझे गिवन दिए हैं यहाँ पर। अगर गिवन प्रॉफिट्स की बात करूं तो मैं प्रॉफिट मुझे गिवन है पहले साल में 1 लाख, फिर 1.5 लाख लॉस है, फिर 1.5 लाख और फिर 2 लाख। यहाँ 1 लाख दिया है मुझे, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 का लॉस, और फिर मुझे दिया है 1,50 प्रॉफिट, और फिर मुझे दिया है 2 लाख रुपए का प्रॉफिट। ये लॉस वाले को मैं ब्रैकेट में डाल देता हूं। ये मुझे गिवन क्वेश्चन है, गिवन स्टेटमेंट में दिया है। अब मैं इनको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले मैं पहली एडजस्टमेंट पर चलता हूं जो कि मुझे गिवन है ईयर 2016 में, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर या एक्सीडेंट या थेफ्ट कैसा लॉस होता है, अबनॉर्मल लॉस। तो इसको हम अबनॉर्मल लॉस लिखते हुए ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस बाय फायर, और क्या कर देंगे बेटा बताओ जरा, अबनॉर्मल लॉस है तो हम इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया था अबनॉर्मल लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो प्रॉफिट को एक्चुअल सिचुएशन पर लेकर आना है। अबनॉर्मल लॉस है 50,000 रुपए 16 में, तो 16 में 50,000 रुपए आप यहाँ प्लस कर देंगे, बाकी में आप यहाँ डैश लगा सकते हैं। चलिए 17 में इंक्लूड्स वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। बेटा जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वॉलंटरी रिटायरमेंट पे भी हमें कोई पेमेंट करनी पड़े, दैट इज अ लमसम पेमेंट, एक इंसिडेंटल पेमेंट हो जाएगी, अचानक की पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा हम उम्मीद नहीं करते हैं कि यार कोई लेगा हमारी संस्था से। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 2 जो है हमने क्या कर रखा है, ऑलरेडी माइनस कर रखा है, तो अब इसको क्या करके चलेंगे बेटा, ऐड करके चलेंगे हम लोग। तो इसको ऐड करेंगे, ऐड कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर VRS कंपनसेशन, VRS कंपनसेशन यानी कि ऐसा कंपनसेशन जो कि वॉलंटरी लिया गया है, हमने नहीं दिया। तो अचानक अगर कोई वॉलंटरी कंपनसेशन लेता है तो उसको जो पेमेंट की जाती है वो हमारे लिए एक प्रकार से एक्सपेंस है अबनॉर्मल कंडीशन का, तो उसको मैं क्या करके चलूंगा बेटा, प्लस करके चलूंगा, बाकी में आप डैश लगा दें। 18 और 19 की जो एडजस्टमेंट है वो आप नीचे आए, नीचे देखिए क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2017 a machine got destroyed in accident and ₹60,000 was written off as loss in the profit and loss। अब अगर मशीन जलकर खराब हो गई, मशीन एक्सीडेंट में खराब हो गई, तो ये बेटा कोई नॉर्मल लॉस थोड़ी ना बिजनेस का, ये कौन सा लॉस होगा, अब नॉर्मल लॉस होगा। तो स्टेप नंबर 3 में डाल देता हूं, इसके अंदर पॉइंट नंबर 3 ऐड abnormal loss, abnormal loss बाय किसका है ये, ऑफ मशीनरी। अब मशीनरी का यदि लॉस हो जाए तो वो लॉस तो कैपिटल लॉस होता है बेटा, प्रॉफिट्स एक्चुअल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, हम उसको जो है ऐड कर देंगे। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर एंडेड है 31st March 2017, तो 31 मार्च 2017 को ये हुआ है, तो ये कौन सा ईयर है हमारा, इट इज 31 मार्च 2017 को अगर हुआ है तो ये ईयर हो गया 2017। इसी ईयर में मैं क्या कर दूं, इसको प्लस कर दूं, अमाउंट कितना है 60,000 रुपए, इस ईयर में इसको प्लस करके चले, बाकी डैश लगा दें। और नेक्स्ट एक टॉपिक, एक पॉइंट और लिखा है, ऑन 1 जुलाई 2017 two computers costing ₹40,000 each were purchased and were debited to traveling expenses account on which depreciation is to be charged at the rate of 10% on straight line method। तो ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 बना देते हैं। यहाँ पर देखिए जो है ना लेस करके चला, लेस कर रखा है हमने क्या कर रखा है कि 2 कंप्यूटर परचेज किए थे 1 जुलाई 2017 को, और उनको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रैवलिंग एक्सपेंस के नाम से लिख दिया। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिख दिया तो हमने इसको नॉर्मल खर्चा मान लिया, जो कि खर्चा किस तरीके का है, कैपिटल नेचर का, तो कैपिटल नेचर खर्चे तो प्रॉफिट में से माइनस होते नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, ऐड कंप्यूटर्स परचेज, कंप्यूटर्स परचेज। कितने कंप्यूटर परचेज किए बेटा, 2, तो 2 यहां लिख देता हूं। कितने रुपए का, एक है 40,000 का। अब परचेज कब किए वो भी देखें, 1 जुलाई 2017 को, अकाउंट्स क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, तो 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 इसके बीच का टाइम है, तो वो कौन सी ईयर में जाएगा, 18 में जाएगा। तो 80,000 रुपए का अमाउंट मैं यहां प्लस करके चलूंगा, यहां मैंने डैश लगा दिया। अब इसके साथ एक बात और जुड़ी हुई है, क्या कि इन पे डेप्रिसिएशन लगता है बेटा 10% विद स्ट्रेट लाइन मेथड से। अगर डेप्रिसिएशन लगता है स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो आप एक बात बताइए मुझे कि
जब मैंने इनको एसेट्स माना था, एसेट्स नहीं माना था, ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना था, क्या डेप्रिसिएशन लगाया होगा? नहीं लगाया होगा, क्योंकि सारा ही खर्चा मान लिया, तो डेप्रिसिएशन कैसे लगाता? लेकिन अब मैं इनको एसेट्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, तो इसका मतलब मुझे इनका डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो मैं लेस करूंगा डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन भी मुझे 2 ईयर्स में देखना पड़ेगा, क्योंकि एसेट्स है, तो एज पर गोइंग कंसेप्ट एसेट्स तो 2 साल तक चलती है, 3 साल तक चलती है, जब तक हम अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, वो कंप्लीटली रिटर्न ऑफ नहीं हो जाती, तब तक हम उसको मेंटेन करके रखते हैं आफ्टर चार्ज द डेप्रिसिएशन। तो 18 में, क्योंकि जुलाई में परचेज की गई है, डेप्रिसिएशन रेट 10% है, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया 80,000 के ऊपर। तो 80,000 का मुझे बताएं एक साल का डेप्रिसिएशन कितना बनेगा? 8,000 रुपए 10% की रेट से। अगर 8,000 रुपए एक साल का डेप्रिसिएशन हो तो थोड़ी सी कैलकुलेशन और कर ले, बताएं 6 महीने का कितना बनेगा? दैट इज 4,000 और 2 महीने का, 3 महीने का 2,000, तो 4 का बना, 6 महीने का बना 4,000 और 3 महीने का बना 2,000, टोटल मिलाकर 9 महीने का कितना हो गया? 6,000 रुपए। तो 6,000 का डेप्रिसिएशन मैं यहाँ माइनस कर दूंगा, और क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वैल्यू एज इट इज आगे चली जाएगी, 80 की 80,000 हमारी, और 80,000 पे 10% डेप्रिसिएशन कितना बच जाएगा? 8,000 रुपए। तो 8,000 रुपए मैं यहाँ पर आकर माइनस कर दूंगा। ये मेरी हो गई एडजस्टमेंट्स, और इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद मैं टोटल कर लेता हूं इनका। ये बना 1,50,000, ये बना मेरा 10,000 का लॉस, ये बने मेरे 2,30,000 माइनस में 6, 2,24,000, ये बना मेरा 2 लाख में से 8,000 गए तो 1,92,000। दिस इज योर एक्चुअल प्रॉफिट्स। ये हमने क्या निकाल लिया बेटा? एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल लिए। अब तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज तो है नहीं, जो एवरेज प्रॉफिट आएंगे उसका 100% गुडविल होगी। इसका मतलब इनको जोड़कर अगर कैलकुलेशन करूं किसकी, एवरेज प्रॉफिट की, तो वही मेरी किसके बराबर हो जाएगी? गुडविल के बराबर। तो जरा देखते हैं कि इसका जो है कैलकुलेशन पॉइंट कितना आता है। मैं थोड़ा सा इसको नीचे से रख कर देता हूं, अगर आपको आपने नोट कर लिया हो या स्क्रीनशॉट ले लिया हो इसका, तो मैं थोड़ा सा नीचे से रख करना चाहता हूं ताकि क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकूं, या मैं ऊपर से रख कर देता हूं स्टेप नंबर 2 1 से। यहां पर आप देखें इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी। देखिए स्टेप नंबर 2 मैंने बताया था आपको, कैलकुलेट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स। कितने हैं मेरे पास? मेरे पास प्रॉफिट्स है बेटा, टोटल कर दो इनका, जितने भी हैं उनका जोड़ करना है हमें, तो सम ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल है? 1 2 3 4 साल है। 4 साल के प्रॉफिट को जोड़े 3 40, 3,64,000, 3,64,000 2 3,66,000, 4,66,000, 4,66,000 प्लस 90,000 कितना बन गया बेटा? 6,555,56,000 डिवाइडेड बाय 4। इसको डिवाइड कर दिया, 4 1 जा 4, 1 5 4 3 जा 12, 3 4 9 जा 36, 1,39,000 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आ जाएगी, क्योंकि इसने लिखा था कि इसका 100%। बताओ इसका 100% कितना होगा? इतना ही तो होगा, तो इसका 100% कर देता हूं, तो गुडविल कितनी वैल्यू हो गई हमारी? 1,39,000 रुपए। So this is your question number 4, क्वेश्चन नंबर 4 डी के 12 की बुक से। तो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन और एक टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को हमने यूज करते हुए सीखा, और ये आपको समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो मैंने आपको पहले ही बताया है, दिस इज माय पर्सनल नंबर, यू कैन कांटेक्ट मी एट दिस नंबर एट एनी टाइम, 9671925624 फॉर योर फर्दर क्लैरिफिकेशंस। तो आप इस पर मुझे अपने प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं, ताकि मैं आपको उनका सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकूं, उन क्वेश्चन को आपको बता सकूं कैसे वो क्वेश्चन होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी
एंड आई होप कि आप फ्यूचर में भी क्लासेस ज्वाइन करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास हमारी कल रहेगी, टॉपिक रहेगा एवरेज प्रॉफिट मेथड में हाउ टू यूटिलाइज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और उसको हम यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत पड़ी हमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में जाने की। तो कुल मिलाकर 3 मेथड है, जिनमें से हमने पहले मेथड का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। कल हम इसके दूसरे मेथड में क्लास लेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।